हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यह है आपका चक्षु पब्लिकेशन की बुक दोस्तों। चलिए, तो आप पूछते हैं ना दोस्तों, एमपी पुलिस के लिए, कांस्टेबल के लिए कौन सी बुक ले, तो आप चक्षु पब्लिकेशन की ये बुक ले सकते हैं। एमपी आरक्षक के लिए दोस्तों, साथ में यहाँ पर सामान्य अध्ययन आपका जीके है, पूरा का पूरा जीके यहाँ पे कंप्लीट किया है। खास बात समसामयिका यानी कि करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। विज्ञान दे रखा है, गणित दे रखा है और रीजनिंग यानी कि ऑल इन वन है दोस्तों। खास बात क्या है, इसमें 3 पेपर सोल्ड पेपर दे रखे विथ सॉल्यूशन के साथ में सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया गया है, उसमें आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, दूसरा इसकी रणनीति में बता देता हूं क्या क्या इसका विषय सूची रही है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं पुराने पेपर के आधार पर दोस्तों, है ना, 2013 से लेकर 17 तक के पेपर यहाँ पे दे रखे हैं, यानी कि 3 पेपर अलग अलग डिवीजन में यहाँ पे दे रखे हैं। ये आपका तार्किक विज्ञान हो गया, यानी सामान्य ज्ञान का पूरा इतिहास, भूगोल, मध्य प्रदेश, संविधान, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विविध सारा टॉपिक कंप्लीट किया गया है यहाँ पर। ये आपका रीजनिंग वाला पूरा पूरा पोर्शन आ जाता है, जो कि 2 पार्ट में रहता है ना। ये अभिरुचि वाला आ गया यहाँ पर, देख सकते हैं आप दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर मानसिक अभिरुचि, तीनों पार्ट यहाँ पे शो किए गए हैं। और यहाँ पर विज्ञान दोस्तों पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया एक ही उसमें। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को। अगला मैं बात करूंगा यहाँ पर आपका साइंस में, विज्ञान में, यानी कि आपका पूरा फिजिक्स, बायो और दोस्तों केमिस्ट्री लिया गया है। ये आपके पूरे मध्य प्रदेश में जो कांस्टेबल में पूछे जाते हैं, सारे के सारे गणित के चैप्टर भी आपके कंप्लीट है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है दोस्तों। प्रैक्टिस सेट भी आप ले सकते हैं, इस चीज का प्रैक्टिस सेट। और मैं आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिस सेट किस प्रकार का आपको दिखेगा। ये आपका प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, है ना। ये वाला प्रैक्टिस सेट रहेगा और ये ऑल इन वन बुक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप घर बैठे भी इसको मंगवा सकते हैं, चाहे तो आप अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, है ना। और यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर भी दे रखा है, अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ क्वेरी रहती है, कुछ पूछना है, तो आप बिल्कुल यहाँ से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है दोस्तों, बिल्कुल आप इसको परचेस कर सकते हैं। तो चलिए आइए बढ़ते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम मध्य प्रदेश के ओल्ड पुराने पेपर पर आधारित प्रश्न। तो ये आप बुक देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, है ना। दोनों आप यहाँ पर इसका प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं, और आप ये चाहें तो ऑल इन वन बुक भी आप ले सकते हैं। तो ये हो जाएगी दोस्तों हमारे एमपी कांस्टेबल के लिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीवन, सभी को गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यदि आप वहाँ से नहीं ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो टेलीग्राम को आप डाउनलोड कीजिए। जिस प्रकार से व्हाट्सअप रहता है उसी प्रकार से टेलीग्राम रहता है, और वहाँ पे सर्च कीजिएगा एमसीसी क्लासेस ब्यावरा, है ना। ये आप सर्च कीजिएगा, आपको चैनल अपना मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। बहुत सारी पीडीएफ यहाँ पर अवेलेबल अब रहने वाली है। तो बात करता हूँ, पहला प्रश्न आपका यहाँ पर आता है। गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे दोस्तों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। औरंगजेब ने अपनी पत्नी के लिए बीबी का मकबरा कब बनवाया था, ये आपका प्रश्न है। बताइए, औरंगजेब ने अपनी पत्नी के लिए बीबी का मकबरा दोस्तों कब बनवाया था, यह आपका प्रश्न है। बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा दोस्तों इसका। देखिए सभी लोग आंसर दीजिए, इसका क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए ये सन, हाँ बिल्कुल सन वाले क्वेश्चन आपको लिख के रख लेना है ना। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ना रात को जो क्लास थी दोस्तों, वो मैंने बाद में अपलोड हो पाई थी, है ना। लाइव क्लास नहीं चल पाई थी, फिर मैंने ऑफलाइन जो वीडियो है वो आपका बना के फिर मैंने डाला था, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो मैं बात करता हूँ दोस्तों। औरंगजेब ने अपनी पत्नी के लिए बीबी का जो मकबरा बनवाया था, ये कब बनवाया था, तो ये बनवाया था 1678 में। कब बनवाया था दोस्तों, 1678 में। तो याद रखना, औरंगजेब, औरंगजेब दोस्तों मुगल शासन में ये राजा रहा है, आपको याद होना चाहिए, सुल्तान रहा है ना। अब यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, एक प्रश्न यह आता है कि औरंगजेब का जन्म कब हुआ था। तो औरंगजेब का जो जन्म हुआ था दोस्तों 1618 में हुआ था, है ना। कब हुआ था, 1618, है ना। एक रिलेट कीजिएगा 1618, है ना। और याद रखना, पत्नी के लिए बीबी का मकबरा 1678 में बनवाया था। इसका जन्म हुआ था दोस्तों गुजरात में। कहाँ हुआ था, गुजरात में। यह आपको याद रखना है, गुजरात के दोहाद में, गुजरात के दोहाद में इसका जन्म हुआ था। किनका, औरंगजेब का। ठीक है, यह आपको याद रखना है। और जजिया कर को पुनः जो लागू किया था ना, ये औरंगजेब ने लागू किया था वापस से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, बादल किस मंडल में अवतरित होते हैं, ये आपका प्रश्न है। बादल किस मंडल में अवतरित होते हैं, ये आपका प्रश्न है। बताइए दोस्तों जल्दी से आंसर ना, आप लोग आंसर दीजिए, फिर मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर सभी लोग कमेंट कीजिए, और एक बार वीडियो को शेयर अवश्य करें मेरे प्यारे दोस्तों। तो बादल किस मंडल में अवतरित होता है, तो बादल बादल जो है दोस्तों, ये होते हैं आपके शोभ मंडल में। किस में होता है, शोभ मंडल में। तो बादल किस मंडल में अवतरित होते हैं, तो दोस्तों ये अवतरित होता है शोभ मंडल में, यानी कि ए ऑप्शन दोस्तों आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, तो शोभ मंडल में यह बादल अवतरित होते हैं। फिर प्रश्न आता है, ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है। प्रश्न है आपका, ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है। बताइए मेरे दोस्तों क्या इसका आंसर होगा।
चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है? तो ये मिलता है दोस्तों समताप मंडल में। किस में मिलेगा? समताप मंडल में। तो ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है? तो ये दोस्तों हमारे समताप मंडल में मिलता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। तो याद रखना दोस्तों, ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में पाया जाता है। क्वेश्चन आता है हमारा, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस मंडल में पाया जाता है? पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व दोस्तों किस मंडल में मिलता है? ये आपका प्रश्न है यहाँ पर। सबसे ज्यादा घनत्व किस मंडल में मिलेगा? चलिए बहुत बढ़िया, तो बताइए जल्दी से। ठीक है, तो ये दोस्तों ये शोभ मंडल हो जाएगा। तो वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व दोस्तों शोभ मंडल में पाया जाता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजों की कलात्मक किसने की थी? बता, वकालत किसने की थी? शिक्षा के माध्यम में अंग्रेजी की वकालत दोस्तों किसने की थी? ये आपका प्रश्न है यहाँ पर। बताइए किसने की थी, ये आंसर क्या होगा इसका? तो शिक्षा के माध्यम, बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा मेरे दोस्तों। चलिए बताइए जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत जो करने वाला व्यक्ति था लॉर्ड मेकाले, है ना। बोलते हैं ना अंग्रेजी कहाँ से आई, तो यहीं से आई, है ना। लॉर्ड मेकाले ने दोस्तों इसकी वकालत की थी अंग्रेजी। ठीक है, तो शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने की थी? तो लॉर्ड मेकाले के द्वारा दोस्तों यह की गई थी। यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जितने भी गवर्नर रहे हैं, प्रथम गवर्नर जनरल या वाइस राय रहे, या भारत के गवर्नर जनरल रहे, या बंगाल के गवर्नर रहे, इन सब की लिस्ट आपके पास तैयार होनी चाहिए। नहीं है तो लूसेंट में भी दे रखी है, वहाँ से आप पीछे से बार बार इनको पढ़ेंगे तो आपको दोस्तों अपना काम बनने वाला है। फिर आता है पूर्व ऐतिहासिक शैलाश्रय के लिए प्रसिद्ध अहमदगढ़ पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश के किस जिले में है? बताइए अहमदगढ़ की पहाड़ियाँ दोस्तों किस जिले में है? आदमगढ़ की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों ये, है ना। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, तो पूर्व ऐतिहासिक दोस्तों बताइए जल्दी से। पूर्व ऐतिहासिक शैलाश्रय के लिए प्रसिद्ध अहमदगढ़ पहाड़ियां दोस्तों मध्य प्रदेश में कहाँ पर पड़ती हैं? बताइए क्या आंसर होगा इसका, है ना। अहमदगढ़ पहाड़ियां ये दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगी दोस्तों हमारे होशंगाबाद। कहाँ पर है? होशंगाबाद। अब होशंगाबाद का नया नाम क्या कर दिया गया? नर्मदापुरम कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों? नर्मदापुरम इसका नाम अब चेंज करके कर दिया गया। दूसरी बात दोस्तों, नर्मदापुरम संभाग में 3 जिले आते हैं। पहला वही होशंगाबाद यानी कि नर्मदापुरम, दूसरा बैतूल और तीसरा हरदा, है ना। ये 3 जिले किस में आते हैं? आपके नर्मदापुरम संभाग में आते हैं, याद रखना। ठीक है, नर्मदा नदी यहाँ से बहती है, तो ये थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ेंगे तो अपने को याद हो जाएगा। फिर ये भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय जागृति का जनक जो है दोस्तों किसे कहते हैं? बताइए जल्दी से। तो भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? दीजिए आंसर, जल्दी आंसर दीजिए। 20 सेकंड, हाँ बिल्कुल 20 सेकंड या 15 सेकंड में रुकूंगा आपके लिए। बिल्कुल आप कमेंट कीजिए, है ना। बहुत कम विद्यार्थी लाइव है साथियों, ध्यान रखिए, प्लीज शेयर कीजिए वीडियो को। तो भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय जागृति का जो जनक है दोस्तों, बिल्कुल सही कहा, राजा राम मोहन राय को कहते हैं। किसको कहते हैं? राजा राम मोहन राय को भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन काल में प्रारंभ हुई थी? भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? ये आपका क्वेश्चन है। बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा इसका दोस्तों। बताइए, कार्नवालिस, विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कर्जन या डलहौजी, कौन रहा है दोस्तों? चलिए बहुत बढ़िया, इसका जो आंसर होगा वो होगा लॉर्ड कार्नवालिस। ठीक है, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा
किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को दोस्तों याद रखना भारतीय प्रशासनिक सेवा का पिता भी कहते हैं। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के दोस्तों किसके शासनकाल में स्टार्ट हुई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय यह स्टार्ट हो चुकी थी। फिर आता है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? बताइए, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? चलिए, इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना दोस्तों ये हुई थी आपकी 6 अगस्त 1952 को। कब हुई? 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हो चुकी है, यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर प्रश्न आता है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए जल्दी से आंसर। अंतरराष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होगा दोस्तों? बताइए क्या आंसर होगा इसका। अंतरराष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? चलिए, तो अंतरराष्ट्रीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो होते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री स्वयं। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री यहाँ पर होते हैं। फिर प्रश्न है हमारा, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? बताइए जल्दी से। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ना सी ऑप्शन में जोड़ लीजिएगा, 1969। ठीक है, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ये आपका प्रश्न है। बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा इसका, है ना। बिल्कुल शेयर कर दीजिए, आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है कब हुआ? तो बिल्कुल सही पहचाना आपने, 1969 में दोस्तों 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाज बहादुर महल कहाँ पर स्थित है? बताइए जल्दी से, बाज बहादुर महल कहाँ पर स्थित है? चलिए, तो बाज बहादुर महल जो हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही कहा, वेरी गुड। बाकी लोग भी आंसर दीजिए फास्ट, थोड़ा सा जो जितने भी देख रहे हैं कमेंट करो अपना, है ना, अपना आंसर बिल्कुल, अपना प्रस्ताव जो है वो रखो आप सामने। तो बाज बहादुर का महल दोस्तों हमारे मांडू शहर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मांडू। और मांडू कहाँ पड़ेगा दोस्तों? मांडू पड़ता है हमारे धार जिले में। और धार जिले से ही एक नदी निकली जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, उसका नाम है माही नदी। यहीं पर धार में दोस्तों सुल्तानपुर अभ्यारण्य, कौन सा है? सुल्तानपुर अभ्यारण्य यहीं पर है दोस्तों, सॉरी, हाँ, सुल्तानपुर अभ्यारण्य का हो जाएगा दोस्तों आपका धार जिले में हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सॉरी, सरदारपुर अभ्यारण्य दोस्तों, धार में कौन सा है? सरदारपुर, है ना, याद रखना सरदारपुर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में आप सतखंडा महल पाएंगे? सतखंडा महल कहाँ पर है, ये आपका प्रश्न है। मध्य प्रदेश में सतखंडा महल कहाँ पर है? बताइए, छतरपुर, मुरैना, दतिया या टीकमगढ़, चारों ऑप्शन आपके सामने। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में सतखंडा महल पाएंगे दोस्तों? तो सतखंडा महल जो है वो हमारे दतिया जिले में। कहाँ है? दतिया। दतिया जिले से ही विधानसभा क्षेत्र दोस्तों, गृह मंत्री जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा, है ना, ये इनका विधानसभा क्षेत्र यहीं पर है, दतिया में। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है ना। चलो, पीताम्बरा पीठ भी आपका दतिया जिले में आता है। ठीक है, दतिया जिला दोस्तों ग्वालियर संभाग में आता है। ग्वालियर संभाग में टोटल 5 जिले आते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है? नाभिकीय ईंधन दोस्तों कौन सा है भारत में? बताइए, थोरियम, क्रिप्टन, यूरेनियम या इनमें से कोई नहीं? तो भारत में प्रचुर मात्रा में जो उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन होता है वो क्या है? तो उसका नाम है दोस्तों जो है वो थोरियम। कौन सा है? थोरियम। तो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा हो जाएगा? थोरियम हो जाएगा। ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। कौन सा है? ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़े दोस्तों आगे। बहुत शानदार, क्या बात कही आपने, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो विश्व में सबसे बड़े व घने वन किस देश में है? विश्व में सबसे बड़े व घने वन किस देश में है, ये आपका प्रश्न है। तो विश्व में सबसे बड़े व घने वन दोस्तों किस देश में स्थित है? वो देश है दोस्तों कौन सा? ब्राजील। तो ब्राजील में दोस्तों बड़े बड़े वन है ना, गहरे जंगल है, तो याद रखना। तो विश्व में सबसे बड़े व घने वन दोस्तों किस देश में है? तो वो हमारे ब्राजील में है। ठीक है, ब्राजील याद रखना, दक्षिण अमेरिका में पड़ता है दोस्तों ब्राजील। ठीक है, चलिए, ब्राजील, ब्राजीलिया। अगला क्वेश्चन है,
वृहत बेसिन किस देश में अवस्थित है? वृहत बेसिन किस देश में अवस्थित है, यह प्रश्न है आपका। बताइए क्या आंसर होगा इसका। वृहत बेसिन किस देश में अवस्थित है? तो वृहत बेसिन जो स्थित है दोस्तों, ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। तो वृहत बेसिन किस देश में अवस्थित है? तो वृहत बेसिन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। याद रखना दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा, डॉलर। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला हमारा, हवाई द्वीप का पुराना नाम क्या है? हवाई द्वीप का पुराना नाम क्या था? बताइए जल्दी से, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए ये। हवाई द्वीप का पुराना नाम क्या होगा? तो हवाई द्वीप का पुराना नाम यहाँ पर पूछा है दोस्तों, तो हवाई द्वीप का पुराना नाम हो जाएगा सैंडविच। क्या हो जाएगा? सैंडविच द्वीप। ठीक है, तो हवाई द्वीप दोस्तों सैंडविच है ना, हवा में कई बार खुशबू आती है, सैंडविच बन रहा है, इस टाइप से थोड़ा सा याद रख लेना इस चीज का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश में सबसे अधिक अम्लीय वर्षा होती है? किस देश में सबसे अधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो सबसे अधिक जो अम्लीय वर्षा होती है मेरे प्यारे दोस्तों, ये होती है नॉर्वे में। कहाँ पे होती है? नॉर्वे। याद रखना इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए तो है ना, याद रखना किस देश में सबसे अधिक अम्लीय वर्षा होगी, तो ये होगी दोस्तों हमारे नॉर्वे देश में हो जाएगी। ठीक है, चलिए मध्य रात्रि का देश भी दोस्तों नॉर्वे को ही हम कहते हैं। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, मुद्रा क्रोन। तो नॉर्वे, ओस्लो, क्रोन, ये आपको याद रखना है। फिर ये मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं कहाँ पर है? बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा इसका। मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं कहाँ हो जाएंगी? तो मध्य प्रदेश में दोस्तों बाघ की गुफाएं, बहुत ही शानदार, क्या बात है, वेरी गुड, छा गए आज तो भैया आप। तो ये धार में हो जाएगी। बाघ की गुफा कहाँ हो जाएगी दोस्तों? धार में हो जाएंगी, याद रखना। ठीक है, धार जिले में कौन सी गुफाएं? तो बाघ की गुफाएं हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा पीतमपुर है ना, पीतमपुर जो भारत का डेट्रॉइट भी कहते हैं इसको दोस्तों, ये हमारे कहाँ पड़ता है? धार जिले में आता है, याद रखना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में गौस मोहम्मद का मकबरा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में गौस मोहम्मद का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बताइए क्या आंसर होगा इसका। मध्य प्रदेश में गौस मोहम्मद का मकबरा कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में गौस मोहम्मद का मकबरा, चलिए बहुत बढ़िया। तो मध्य प्रदेश में गौस मोहम्मद का मकबरा दोस्तों हमारे ग्वालियर में है। कहाँ पर है? ग्वालियर में है, याद रखना। ठीक है, चलिए तो गौस मोहम्मद का मकबरा मध्य प्रदेश में कहाँ हो जाएगा दोस्तों? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ग्वालियर संभाग 5 जिले हमने पढ़े दोस्तों, है ना। कौन कौन से आते हैं तो आप देख सकते हैं, सेल्फ ग्वालियर आता है, शिवपुरी आता है, यहाँ पर आपका दतिया आता है, अशोकनगर आता है और गुना। ये 5 जिले दोस्तों आपके ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न है, आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि का जनक किसे कहा जाता है, ये आपका प्रश्न है। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि का जनक किसे कहा जाता है, बताइए जल्दी से। तो आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि का जनक, याद रखना, आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि का जो जनक है ये किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं दोस्तों किनको? याद रखना, ये है ग्रोसियस को। ठीक है, तो ग्रोसियस को आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि का जनक कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि का जनक किसे कहा जाता है आधुनिक में? तो ग्रोसियस को हम कहते हैं। यानी कि ए ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? मानवाधिकार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, ये आपका प्रश्न है यहाँ पर। बताइए क्या आंसर होगा इसका। मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है ना। ये मनाते हैं भैया कब? 10 दिसंबर को, है ना। मानवाधिकार दिवस मनाते हैं 10 दिसंबर को। ठीक है, याद रखना 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये बी आपका राइट आंसर है। फिर प्रश्न आता है हमारा कि जीवाश्म नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? जीवाश्म नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, ये प्रश्न है आपका। तो जीवाश्म नेशनल पार्क किस राज्य में हो जाएगा? तो जीवाश्म नेशनल पार्क जो है मेरे मित्रों, ये हो जाएगा आपके मध्य प्रदेश में। कहाँ हो जाएगा? जीवाश्म नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो जीवाश्म नेशनल पार्क दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है,
मध्य प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी दोस्तों, याद रखना भोपाल। और भोपाल से पहले जो मध्य प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी वो थी आपकी नागपुर। नागपुर वर्तमान में दोस्तों आपके महाराष्ट्र में पड़ता है। और नागपुर से जो आपके लोकसभा सांसद है नितिन गडकरी हैं, जो कि सड़क और परिवहन मंत्री हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण शिक्षा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पर्यावरण शिक्षा का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों, बताइए कहाँ पर है पर्यावरण शिक्षा का मुख्यालय। तो पर्यावरण शिक्षा का मुख्यालय दोस्तों हमारा हो जाएगा अहमदाबाद, है ना, साबरमती के किनारे। याद रखना साबरमती के किनारे दोस्तों कौन सा शहर हो जाएगा, अहमदाबाद हो जाएगा। सबसे बड़ा शहर भी गुजरात का अहमदाबाद ही है ना। गांधीनगर यहाँ की राजधानी है। ठीक है, यहीं पर 182 मीटर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति भी यहाँ पर स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन आता है हमारा अगला कि भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित हो जाएगी। तो भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान जो है दोस्तों ये हो जाएगी आपकी देहरादून में। कहाँ पर स्थित है, देहरादून में। तो भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान दोस्तों देहरादून है, जो कि उत्तराखंड की राजधानी। उत्तराखंड की राजधानी एक और गैरसैंण। कौन सी है, गैरसैंण। तो दोनों राजधानियां दोस्तों कहाँ की है आपकी, उत्तराखंड की। उत्तराखंड का पहले नाम उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था और ये उत्तर प्रदेश राज्य से अलग होकर बना है ना। 9 नवंबर। फिर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुफा समूह कौन सा है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुफा समूह कौन सा स्थित है, बताइए। पांडव गुफा, शंकराचार्य की गुफा, भीमबेटका की गुफा, बताइए मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है, बताइए जल्दी से। क्या बात है, बहुत बढ़िया, भीमबेटका की गुफा। वेरी गुड वेरी गुड। तो ये भीमबेटका की गुफा दोस्तों सबसे बड़ा गुफा समूह है, जो कि रायसेन जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों, रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। रायसेन जिला दोस्तों किस संभाग में आता है, तो दोस्तों ये भोपाल संभाग में आता है हमारे। ठीक है, चलिए। रायसेन का किला, बहुत बढ़िया। दंती दुर्ग। रानी अवंतीबाई का संबंध कहाँ से है, रानी अवंतीबाई का संबंध दोस्तों कहाँ से रहा है। रामगढ़ यानी कि मंडला से, कटनी से, जबलपुर से, या इनमें से कोई नहीं। तो रानी अवंतीबाई का संबंध कहाँ से रहा है दोस्तों, तो रानी अवंतीबाई का जो संबंध रहा है ये रामगढ़, रामगढ़ यानी कि मंडला से रहा है। ठीक है, रामगढ़ मंडला से संबंधित है रानी अवंतीबाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मंडला जिले को आप नक्शे में देखेंगे तो मान लो ये मंडला जिला है। यूं इस प्रकार से एक नदी आ रही है दोस्तों, नर्मदा नदी आ रही है, ये इस प्रकार से बहती हुई और यूं करके निकल जाती है, यानी कि आपका है ना बिल्कुल किनारे किनारे पे जाती है ना, जिले की बॉर्डर पर। कौन सी नदी, नर्मदा नदी। तो ये भी आपको याद रखना है यहाँ पर। क्वेश्चन आता है हमारा, विधि दिवस कब मनाया जाता है, बताइए विधि दिवस कब मनाते हैं दोस्तों। विधि दिवस कब मनाया जाता है, तो विधि दिवस की यहाँ पर बात आई है दोस्तों। तो विधि दिवस जो मनाया जाता है ये 26 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 26 नवंबर को दोस्तों विधि दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बड़े दोस्तों आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, कि विश्व की प्रथम परखनली शिशु कौन है। विश्व की प्रथम परखनली शिशु कौन है, नाम बताइए जल्दी से। चांदनी, इंदिरा, खुशबू, लूसी ब्राउन, कौन रही है। तो विश्व की प्रथम परखनली शिशु कौन है, तो विश्व की प्रथम परखनली शिशु की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये कौन रही हैं, तो ये रही है लूसी ब्राउन। ठीक है, तो विश्व की प्रथम परखनली शिशु रही है लूसी ब्राउन, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्लीज़ दोस्तों वीडियो को शेयर कर दें, जितने भी अब विद्यार्थी देख रहे हैं वीडियो को शेयर अवश्य करें मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन आता है हमारा, भारत आने वाली प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन थी। भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन थे, ये आपका प्रश्न है, बताइए। भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन रहे दोस्तों। चलिए ये हो जाएंगे दोस्तों निकोलाई बुल्गारिया। ठीक है, कोई व्यक्ति रूठ जाता है, रूठने वाले को रूस गया तो उसको क्या करते हैं, बुलाते हैं अपन, पुचकारते हैं ना, इस टाइप से याद रखना। तो निकोलाई बुल्गानिन दोस्तों रूस की प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, प्रथम जो कि है ना भारत आए थे। भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन रहे, निकोलाई बुल्गानिया रहे दोस्तों, बुल्गानिन।
क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मुमताज महल का देहांत हुआ था? मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मुमताज महल का देहांत हुआ था, यानी कि मुमताज की पहली कब्र कहाँ थी, इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो स्थित है दोस्तों, ये कहाँ पे रही है? तो ये रही है दोस्तों बुरहानपुर में। कहाँ? बुरहानपुर। बुरहानपुर सबसे दक्षिणतम जिला है दोस्तों मध्य प्रदेश का, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। दूसरा मैं बात करूँ दोस्तों, चलिए दक्षिण का प्रवेश द्वार भी बुरहानपुर को कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है अगला, ग्वालियर मध्य प्रदेश के फूलबाग में किसका स्मारक है? ग्वालियर मध्य प्रदेश के फूलबाग में किसका स्मारक है? बताइए जल्दी से। जो फूलबाग स्थित है ग्वालियर में, है ना, ये किसका किसका स्मारक है यहाँ पर? तो ये जो स्मारक है दोस्तों, ये किनका स्मारक है? तो ये जो स्मारक है दोस्तों, बताइए जल्दी से, आंसर क्या होगा? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का, ठीक है। तो याद रखना कौन सा बाग दोस्तों, याद रखिएगा फूलबाग। फूलबाग कहाँ पड़ता है? ग्वालियर में पड़ता है। रानी झांसी की बाई लक्ष्मीबाई का दोस्तों यहाँ पर स्मारक है, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक। क्वेश्चन है इसके बाद हमारा कि एशिया का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा नगर आपसे पूछा जाए तो एशिया का सबसे बड़ा जो नगर होगा वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों टोक्यो। कौन सा है? टोक्यो। विश्व का सबसे बड़ा महानगर टोक्यो है, जो कि जापान की राजधानी है। और जापान आप खूब अच्छे से जानते हैं दोस्तों, सारे के सारे प्रश्न आप लोगों ने पढ़े भी हैं। कौन से? टोक्यो ओलंपिक के। लाल मिर्च किस राज्य में सबसे अधिक पैदा होती है? लाल मिर्च सबसे अधिक किस राज्य में सबसे अधिक पैदा होती है, ये आपका प्रश्न है। तो सबसे ज़्यादा जो लाल मिर्च होती है ना दोस्तों, ये कहाँ होती है? तो ये होती है आंध्र प्रदेश में। कहाँ होती है? आंध्र प्रदेश में। तो लाल मिर्च किस राज्य में सबसे अधिक पैदा होती है? तो ये आपके आंध्र प्रदेश राज्य में होती है। आंध्र प्रदेश दोस्तों याद होना चाहिए, अमरावती यहाँ की राजधानी हो चुकी है। जहाजों में 3 राजधानियाँ याद रखना, ठीक है। कर्नूल है यहाँ की, विशाखापट्टनम और आपकी अमरावती, 3 राजधानियाँ आपकी आंध्र प्रदेश की। जहाजों में समय मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए जल्दी से। जहाजों में समय मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो जहाजों में समय मापने के लिए जो प्रयोग करते हैं दोस्तों, ये किसका करते हैं? बताइए जल्दी से। चलिए, ये नापते हैं दोस्तों किलोमीटर से। किससे नापते हैं? किलोमीटर से। किलोमीटर है ना, अपने किलोमीटर बोलते हैं, ये क्या हो जाएगा? किलोमीटर, है ना। जहाजों में समय मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो किलोमीटर का यहाँ पर दोस्तों प्रयोग किया जाता है। समय की बात कर रहा हूँ मैं, है ना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, मध्य प्रदेश के इन स्थलों में से किस स्थल को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित नहीं किया गया है? तो कौन सा स्मारक है दोस्तों जो कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में यह शामिल नहीं है? मध्य प्रदेश का कौन सा ऐसी जगह है? तो देखो बात करता हूँ रॉक शेल्टर भीमबेटका, ये भी आपका दोस्तों किस में शामिल है? तो ये हमारा भी यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल है। दूसरा खजुराहो के स्मारक मंदिर भी, है ना, सांची भी प्रसिद्ध है। तो तीनों चीज़ दोस्तों यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में है। लेकिन चंदेरी अशोकनगर दोस्तों इसके अंतर्गत नहीं आता, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन आता है इसके बाद दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में अजंता के समान गुफाएं कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में अजंता के समान गुफाएं कहाँ पर मिलेंगी? बताइए आंसर क्या होगा इसका? जल्दी आंसर दीजिए सभी लोग। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मध्य प्रदेश में अजंता के समान गुफाएं जो हैं दोस्तों, वो कौन सी गुफा हो जाएंगी? तो बाघ की गुफाएं, जो कि धार जिले में आती है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में अजंता के समान गुफाएं कहाँ पाई जाती है? तो बाघ यानी कि धार में यह पाई जाती हैं। अगला प्रश्न आता है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? बताइए जल्दी से। एक बार वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों। मध्य प्रदेश के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं यहाँ पर, है ना। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के जितने पुराने पेपर है ना, 2013 का पेपर भी इसमें मैंने इंक्लूड किया है। तो किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? तो किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहते हैं? तो अंटार्कटिका महाद्वीप को दोस्तों श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, भारत में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ बनाया गया? तो भारत का पहला रेडियो स्टेशन की बात करूं दोस्तों, तो ये बनाया गया था मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है। कहाँ बनाया? मुंबई महाराष्ट्र में। तो भारत में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा मुंबई में, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आता है अगला हमारा, भारत का सबसे बड़ा बोटनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा बोटनिकल गार्डन कहाँ स्थित है?
तो भारत का सबसे बड़ा बोटनिकल गार्डन दोस्तों कोलकाता है। कोलकाता किस नदी के किनारे? तो हुगली नदी के किनारे। ठीक है, ममता बनर्जी यहाँ की सीएम है। क्वेश्चन है, ब्रिटेन की लौह महिला किसे कहा जाता है? ब्रिटेन की लौह महिला ना किसे कहते हैं? जिस प्रकार लौह पुरुष का संज्ञा दी गई है उसी प्रकार से लौह महिला की संज्ञा दी गई है, लेकिन ब्रिटेन की किसको दोस्तों लौह महिला कहा जाता है? तो लौह महिला दोस्तों है ना, आयरन लेडी बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है मार्गरेट थ्रेचर को। किसको कहते हैं? मार्गरेट थ्रेचर को है ना ब्रिटेन की लौह महिला कहा जाता है। ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन आता है हमारा, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान का मुख्यालय, तो राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान का जो मुख्यालय है ये हो जाएगा आपका नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली, अरविंद केजरीवाल दोस्तों याद रखना। ठीक है, उपराज्यपाल कौन है यहाँ पर? कमेंट कीजिए जल्दी से। निम्न में से कौन सा स्थान इसकी शैल कलाओं के लिए प्रसिद्ध है? निम्न में से कौन सा स्थान इसकी शैल कलाओं के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है? कौन सा स्थान प्रसिद्ध है बताइए, बताइए क्या आंसर होगा इसका? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए दोस्तों। तो निम्न में से कौन सा स्थान इसकी शैल कलाओं के लिए प्रसिद्ध है, यह आपका प्रश्न है। चलिए क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अरे वाह, बहुत शानदार। तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि विदिशा भी, ग्वालियर और खजुराहो तीनों के तीनों दोस्तों शैल कलाओं के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हमारा, सांची स्तूप के शिलालेख इस लिपि में, किस लिपि में लिखे गए बताइए? सांची स्तूप के शिलालेख इस लिपि में स्थित है, बताइए कौन सी लिपि में स्थित है? सांची के स्तूप दोस्तों शिलालेख जो लिखे हुए हैं ये किस लिपि में है? अरे वाह, ये है ब्राह्मी लिपि। क्या बात है, ये है दोस्तों ब्राह्मी लिपि, यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंचे स्थल पर स्थित वेधशाला किस देश में? विश्व की सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित जो वेधशाला है वो किस देश में स्थित है? तो वो है दोस्तों भारत में। कहाँ पर है? भारत में सबसे ऊपर, यानी कि डी आपका ऑप्शन राइट। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद। क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है? तो इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च दोस्तों जो स्थित हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे तमिलनाडु में। कहाँ है दोस्तों? इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये हमारे तमिलनाडु में हो जाएगा। संगम साहित्य की किस भाषा में? संगम साहित्य की जो भाषा है वो क्या थी? तो ये थी दोस्तों तमिल, है ना, क्योंकि ये दक्षिण भारतीय था संगम साहित्य, है ना, विजयनगर। तो याद रखना संगम साहित्य की भाषा भी तमिल भाषा हुआ करती थी। नंगा पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? नंगा पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? तो नंगा पर्वत शिखर दोस्तों जो है ये किस राज्य में है? ये है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे नंगा पर्वत दोस्तों? ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, है ना। अगला क्वेश्चन है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस दोस्तों 18 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस यहाँ पर मनाया जाता है, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। फिर है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जल्दी आंसर ठोको, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए क्या बात है मेरे दोस्तों। नमस्कार साथियों, एमसीसी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को एक बार शेयर अवश्य कर दें मेरे दोस्तों। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का जो कार्यकाल होगा ये हो जाएगा आपका 3 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है ना, महासचिव की बात कर रहा हूँ 3 वर्ष का। बस यहाँ पर दोस्तों आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, सभी प्रकार का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप विजिट करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, है ना। ओके ओके, धन्यवाद दोस्तों।